हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एज पर आप सभी का स्वागत है। और 17वीं बीपीएससी की जो हमारा क्लास चल रहा है उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी भिन्न है। काफ़ी भिन्न इन संदर्भ में कि वह टॉपिक है जिसके माध्यम से हम इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। यह वह टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस एग्ज़ाम को पास करने में। तो मेरे पास अब तो दुर्गा पूजा खत्म हो गई है और डेट भी बढ़ गया है। हमारे पास डेट बढ़ के 45 दिन है और डेट बढ़ने का मतलब आराम करना कतई नहीं, क्योंकि इस परीक्षा में आप आराम करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इस परीक्षा में अगर आप आराम करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। डेट बढ़ने का सीधा सा मतलब है, अगर कई लोग करेंगे 13 या 15 को भी नहीं एग्जाम होगा, 15 दिसंबर को, तो यह जान जाइए कि डेट बढ़ने का मतलब सीधा यह है कि कट ऑफ इसका बढ़ जाएगा। और कट ऑफ बढ़ने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि हमारा आईक्यू लेवल और आपका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा हो हमसे, तो एक ही समय अगर ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप ज़्यादा तैयारी कर लेंगे। सीरियसनेस में अगर तैयारी आप 1 माह करेंगे और मैं सीरियसनेस में 1 माह तैयारी करूँगा, मेरा आईक्यू 80 है, आपका आईक्यू 100 है, तो निश्चित तौर पर आप 7 से 10 क्वेश्चन का अंतर पैदा कर देंगे। और यह अंतर जितना ज़्यादा पैदा होगा उतना ज़्यादा हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए कठिन परिश्रम एकदम बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन करते रहिए, आप पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर सोचेंगे कि नहीं डेट बढ़ जाएगा, थोड़ा आराम करेंगे तो हार जाएंगे। और इसीलिए आज मेरा सीधा वीडियो मोटिवेशनल है, प्लस में रणनीति पर है कि आप इस एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का जो कोटेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं, ये टॉपिक है कि 17वीं बीपीएससी की रणनीति क्या होगी और बचे हुए 45 दिन का अचूक बांध क्या होगा। वो क्या अचूक तरीका है जिसके माध्यम से इस परीक्षा को पास किया जा सकता है। अभी पीटी के लिए हम सीधे पीटी के लिए भागेंगे, सिर्फ पीटी के लिए पढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेंस को देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंस देखने का सीधा मतलब है कि पीटी नहीं होगा। और पीटी नहीं होने का मतलब है कि आप खेल से बाहर हो गए। और खेल से बाहर होने का बहुत ही गंभीर परिणाम है कि आप, हो सकता है कि आपका मेंस बहुत बेहतर तैयारी हो, लेकिन आप पीटी में ही खेल से बाहर हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। मैं 64 का इंटरव्यू देने के बाद, मैं 64 में फाइनल 8 नंबर से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, और इंटरव्यू देने के बाद मैं लगातार 65 और 66 के पीटी एग्जाम में ही फेल हो गया, 2 नंबर और 3 नंबर से। और इसका यह परिणाम रहा कि मेरा सिलेक्शन काफ़ी लेट हुआ। तो मैं आपको नहीं चाहता कि आप लोग अब मेंस की तैयारी करें, बिल्कुल नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल भी आपको नहीं कहेगा कि आप मेंस के लिए 1 घंटा भी पढ़े। पीटी के लिए जितना पढ़ सकते हैं, 12 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा, सब चलेगा। तो आज हम एक कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं अपनी इस कक्षा को। कोटेशन है कि कठिन परिश्रम टैलेंट को पराजित कर देता है। हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। यह आप कोटेशन लिखे देखे होंगे। दिल्ली में पढ़ते हैं, मुखर्जी नगर पढ़ते हैं, पटना पढ़ते हैं, राजेंद्र नगर पढ़ते हैं, तो कई जगह दीवार में लिखा रहता है कि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। ठीक ना। तो कठिन परिश्रम से हम टैलेंट को भी पराजित कर सकते हैं। और यह कठिन परिश्रम एक दिन का नहीं होता, यह कठिन परिश्रम निरंतर होता है, कई दिनों का होता है, कई वर्षों का होता है। हम निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं तभी जाके टैलेंट को पराजित कर पाते हैं। और इसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि इसका उदाहरण खरगोश कछुआ का उदाहरण। हम नैतिक शिक्षा की जो पुस्तक होती थी पहले, जो हम लोग 7वां 8वां में पढ़ते थे, खरगोश कछुआ का जो है वो एक पाठ्यक्रम होता था, एक पाठ होता था, जिसमें हम देखते थे कि कछुआ अपने कठिन परिश्रम से दौड़ लगा के एक दिन जीत जाता था, जबकि कठिन परिश्रम के साथ, जबकि जो खरगोश था वह तेज दौड़ सकता था, उसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा था, लेकिन वह निरंतर यह काम को नहीं करता था, वह सो जा रहा था, और इसके अंदर तो वह पराजित हो जाता है। तो हम तभी पराजित कर पाएंगे टैलेंट को जब हम कठिन परिश्रम करेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कठिन परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है, सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। तो अब बचे हुए 70 दिन में क्या करेंगे, इस पर एक बात होगी। उससे पहले एक बात और कह देते हैं कि चूँकि हम लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह भारत का दूसरा कठिनतम परीक्षा है। सिविल सर्विसेज का जो राज्य स्तरीय जो भी परीक्षा, उसमें एक मान लिया जाए तो दूसरा, तीसरा या टॉप 10, 5 में तो है ही एग्ज़ाम। ठीक ना। और इस एग्ज़ाम में पहले से ही जिनके माता पिता IAS PCS अधिकारी हैं, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल प्लेटफॉर्म है कि वो इस एग्ज़ाम को पास कर पाए, उस एग्ज़ाम को जल्दी से क्रैक कर पाए। और हमारे जैसे विद्यार्थी, जो किसान का बच्चा है या फिर व्यापारी है या फिर कुछ नहीं है, जो नीचे तबके का लोग है, जो उसके लिए इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत कठिन है। और इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। और इसी संदर्भ में कथन है, क्योंकि हम लोग शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं। अब लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन राजतंत्र के बारे में एक कहावत था, इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं। राजतंत्र के बारे में कहावत था कि राजा चाहे जितना भी दयालु क्यों न हो, राजा चाहे जितना भी दयालु क्यों न हो, उसे
अपने दान में वो ज़मीन दे सकता है, आभूषण दे सकता है, संपदा दे सकता है बृहद स्तर पर, लेकिन राजगद्दी नहीं। और आप जो इस एग्ज़ाम के माध्यम से शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। निश्चित तौर पर आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से कई सारे लोग पिछड़े हुए हैं, उनको वहाँ पहुँचना है। हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जिनका पहले से ही आईएएस पीसीएस में जिनके माता पिता का हो गया है, हमारी लड़ाई उनसे है और इसके लिए हमको कठिन परिश्रम करना होगा। उनका इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग है, बेहतर स्कूलिंग का बेहतर परिणाम होता है, तो एकेडमिकली हम लोग पीछे रहते हैं, तो इसलिए भी हमको लड़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी हम जो भी बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को पता है, और हम ये नहीं बताने आए हैं क्योंकि कितना क्वेश्चन कितना कहाँ से किस सब्जेक्ट से आता है, ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे और मैं जो किया हूँ। जैसे इतिहास से 30 क्वेश्चन है, बिहार से 30 आता है, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आता है, विज्ञान से 30 आता है, 4 महत्वपूर्ण हैं। और बाद बाकी देखेंगे कि भूगोल से और पर्यावरण से 20 है, पॉलिटी से 10 है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 है, और गणितीय अभियोग्यता से भी 10 क्वेश्चन आता है। ये 4 है, 4 महत्वपूर्ण होता है। सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी में 4 विषय का निर्णायक भूमिका है, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि सब मिला के भी 1-2 विषय बन जाता है। अगर उस सबको देखेंगे तो वहाँ भी 60 नंबर है, 2 सब्जेक्ट बन जा रहा है। तो 4 विषय की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उस 4 सब्जेक्ट को हम कैसे तैयारी करें। तो अभी से हर हाल में अगर इस एग्ज़ाम को आप पास करना चाहते हैं तो आपको 10 घंटा पढ़ना होगा, और 10 घंटा पढ़ने के लिए 12 या 15 घंटा निकालना होता है पूरे अपने जीवन काल दिनचर्या से। पूरे दिन में 15 घंटा स्पेशली पढ़ाई के लिए फोकस करेंगे, तभी 10 घंटा पढ़ पाएंगे। और उस 10 घंटा में 4 घंटा, 8 घंटा, 4 दूना 8 घंटा आपको यह 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ना होगा, 2-2 घंटा करके। तो आपको, और बचे हुए 2 घंटा जो डेली आप 2 घंटा बच जा रहा है आपका, उस 2 घंटा में 1-1 घंटा, एक जो सब्जेक्ट 4 के अलावा बच जाता है उसको देंगे, फिर अल्टरनेटिव रूप से चेंज करते रहेंगे और उसको भी पूरा करेंगे। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ के इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर, जैसे कि जितना पे कट ऑफ जाता है ना, मान लेते हैं कि कट ऑफ 101 गया था, पीछे जो एग्जाम हुआ था तो 101 गया था, तो 98-95 के बीच में जितने बच्चे पास करते हैं उसका दुगना तिगुना बच्चा होता है। और यह जो 2-3 नंबर का फासला है, सिर्फ व सिर्फ रिवीजन और रणनीति में अंतर होने के कारण होता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चे कठिन परिश्रम नहीं किया है, वो कठिन परिश्रम किया है तभी कट ऑफ तक पहुँचा है। क्योंकि कट ऑफ के नज़दीक पहुंचना उतना आसान नहीं है, तो कट ऑफ के नज़दीक अगर वो पहुंचा है तो निश्चित तौर पर वो अभ्यर्थी कठिन परिश्रम किया है। लेकिन जो उसको पीछे छोड़ा है, जो कट ऑफ को पार किया है, उसका रणनीति बेहतर था, वह रिवीजन बारंबार किया है। तो चलिए उसी पर बात कर लेते हैं कि हम इतिहास के लिए कैसे पढ़ेंगे। तो इतिहास के लिए 4 मटेरियल उसको कंपलसरी आपको पढ़ना होगा। घटना चक्र पढ़ना होगा, दृष्टि का क्विक बुक पढ़ना ही होगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ना होगा। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पिछले साल लगभग 60 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से थे और सभी विषयों से थे। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को आपको पढ़ना है, और उसका जो आर्ट्स एंड कल्चर है और उसका जो पर्यावरण है उसको आप छोड़ सकते हैं, बाद बाकी जो भी है उसको आप पढ़ लीजिए। उसके सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चन को पढ़ना है, बट सीधा प्रश्न आ जाता है, सीधा प्रश्न आएगा, फिर 3-4 नंबर का लीड ले लेंगे। अब घटना चक्र को कैसे पढ़ेंगे, अब क्विक बुक को कैसे पढ़ेंगे, और लुसेंट ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ेंगे, बस मैं रिवीजन के दृष्टिकोण से बताऊंगा, और ये सब पर लागू होगा। यही फॉर्मूला अन्य सब्जेक्ट पर भी लागू होगा, विषय वार अलग अलग नहीं होता है। तो देख लेते हैं घटना चक्र। जैसे घटना चक्र के बुक उठाएंगे, आपके पास समय कम है, दुर्गा पूजा समाप्त हो गया, आगे दिवाली है, तो आपको रुकना नहीं है। एक साल आप, दिवाली है तो उस दिन आप 8 घंटा पढ़ने के बाद ही दिवाली में सम्मिलित होइए, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार अगर दिवाली मनाना है, नहीं मनाना है ऐसा नहीं कह रहे हम, मनाना है, लेकिन आपके मस्तिष्क में 70 का पीटी ही होना चाहिए 8 घंटा पढ़ने के बाद। क्योंकि आज दिवाली में आपको 2 घंटा इंगेजमेंट है, तो सोचिए कि मैं 4 बजे सुबह से उठ के शाम के 6 बजे तक 12 घंटा पूरा कर ले, 14 घंटा पूरा कर ले। उसके बीच में ना भी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे तो, लेकिन यह तो आदर्श बात है, लेकिन खाते हुए हम इस एग्ज़ाम को अगर पास करना है तो करना होगा, ये करना होगा। क्योंकि ये अभी जो टाइम चल रहा है हमारा, त्यौहार का मौसम है, और ये वो त्यौहार है जिससे हम इमोशनली रूप से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से। हमारे समाज में इसकी जड़ काफ़ी मजबूत है, तो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो हम इससे बच तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पूरा पूरा बचने की बात नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, हम 10 घंटा पढ़ेंगे, उस दिन 1 घंटा कम पढ़ सकते हैं। अगर 10 घंटा पढ़ते उस दिन 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो घटना चक्र बुक निकालना है, और घटना चक्र को पहले हम पढ़ लेंगे। एक बार तो कंपलसरी अभी पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे, अच्छा बात है, लेकिन पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका उत्तर भी है, सेल्फ एनालिसिस भी है। आपने उसको पढ़ा, आपको लगा कि हमको पूरा याद है, उसका प्रश्न भी, उत्तर भी और एक्सप्लेनेशन भी, तो आप उस क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए।
अब ऐसे ही करके पूरा घटना चक्र पढ़ जाइए आप। सिर्फ उसी क्वेश्चन को अब उसके बाद पढ़ेंगे जो आपको नहीं आता था, जो आपको नहीं आता था उसको पढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि ऐसा करके हम घटना चक्र के लगभग 3/4 भाग को याद होता है हमें, कि 3/4 भाग याद है, आधा याद है। तो आधा भी याद है तो हमने 200 पेज तो कम कर दिया ना, तो उसको रिवीजन करना आसान होगा। क्विक बुक में भी देखेंगे कि वहाँ वन लाइनर दिया हुआ है, वन लाइनर में बेहतर तरीका से, लेकिन वन लाइनर टाइप का ही है। तो वहाँ जो आपको याद है, आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, उसके बहुत सारी चीज़ें आपको याद है, तो उसको टिक लगा लेंगे, ये सब याद है। यानी आप देखें कि अगर वहाँ 100 टॉपिक दिया हुआ है तो 100 टॉपिक वन लाइनर है, 100 वन लाइनर है, तो निश्चित तौर पर आपको 75 याद होगा। 25 ही ऐसा फैक्ट होता है जो याद नहीं होता। अगर आपने 3-4 साल से तैयारी कर रहा है या फिर आपका तैयारी बेहतर है तो 25 फैक्ट याद है, तो 25 को जल्दी देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब वो 75 को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि टाइम कम है। लास्ट के 15 दिन तो बस सिर्फ वही पढ़ेंगे जो नहीं आता है या जो फैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उसकी तैयारी अभी से हो जाना चाहिए, अभी से तैयारी रहेगा तभी आप ऐसा कर पाएंगे। फिर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव में वही करना है कि लूसेंट को पहले फाड़ लेना है, उस किताब को ही फाड़ दीजिए, समझिए कि दोबारा आप नहीं पढ़ना है। लूसेंट का जो किताब है उसको फाड़ लीजिए, स्टेपलर से पिन लगा लीजिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत अलग अलग कर लीजिए, उसके आंसर टिक लगा लीजिए, और उसके बाद उसको भी पढ़िए और क्वेश्चन देखिए कि जो याद है उसको टिक लगा लीजिए, उसको दोबारा नहीं पढ़ना है और सिर्फ उसी को पढ़ना है जो याद नहीं है। आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से 250 क्वेश्चन है तो लगभग 200 आपको याद है, 50 ही याद नहीं है। और 50 पढ़ने के लिए मात्र 15 से 20 मिनट टाइम चाहिए, और ऐसे लूसेंट पूरा पूरा 2 घंटा में आप खत्म कर देंगे, 1.5 घंटा में खत्म कर देंगे। तो जो लास्ट का दिन है, लास्ट का 10 दिन बचेगा, तो उस समय यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा रिवीजन में। आगे देख लेते हैं। बिहार एसएससी में कुछ नहीं करना है, केबीसी का नैनो का बुक है, आप उसको पढ़ चुके होंगे, एक बार और पढ़ लेना है। जब लास्ट के 15 दिन बचेगा तो आप सिर्फ 2 ही किताब पढ़ेंगे, कि इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव पुस्तक है या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव, इम्तियाज अहमद और लूसेंट, तो कोई एक ले लीजिएगा, उसको टिक लगा के उसको बारम्बार देखना है कि कौन सा क्वेश्चन याद है, कौन नहीं याद है। जो नहीं याद होगा उसको रिवीजन करना है। सेम चीज़ फॉर्मूला यहाँ लागू होता है। और एक घटना चक्र विशेष का भी एक पुस्तक आता है जिसमें बजट वजट सब दिया होता है, तो आप उसको भी पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो नहीं पास करेंगे, क्योंकि 30 में 25 तो हर हाल में सही करना होगा। तो मेरा जब भी रिजल्ट आया है, मेरा जब भी रिजल्ट आया है, मैं करंट अफेयर को 25 सही किया हूँ। 25 से कम सही करने पर आपका रिजल्ट नहीं आता है, या फिर रिजल्ट बहुत 1-2 नंबर से छूटने का चांसेस रहता है। इसलिए करंट अफेयर तो करना ही, डेली 2 घंटा पढ़ना है। और इस संदर्भ में दिखाता हूँ आपको अपना जो हमारा रहा है, मैं कितना मार्क्स लाया हूँ। देखिए ये मेरा मैं शिव शक्ति कुमार हूँ, तो मेरा ये 67वां बीपीएससी का है, 117 मार्क्स था पीटी के अंदर, और मैं इसी को पास किया था। मेरा 205 रैंक फाइनली आया था। और उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये 64 का है। 64 में मेरा 100 छोड़ी मेंस का है, देख लीजिए मेंस का लिए 527 नंबर है, ये भी कट ऑफ 535 गया था। तो ये तो था मेरा मार्क्सिट। चलिए देख लेते हैं आगे जो हम, अब आगे हमारी रणनीति क्या होगी। आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिहार स्पेशल तो हो गया, केबीसी नैनो हो गया। करंट अफेयर के लिए मैंने बता रहा, तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि एक स्पीडी का करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं। हमारे बिहार में यूपीएससी का एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम। दूसरा हम घटना चक्र करंट अफेयर पढ़ते हैं, और यूट्यूब पर किसी भी संस्थान का जो पूरा एक वीडियो देता हो साल भर का, वो सुन सकते हो। क्योंकि वो टाइम जब आप अधिक से अधिक कंज्यूम करना है, टाइम को बचाना है, सेव करना है, तो खाना खाते समय सुन सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि वो तो पहले से पढ़ा नहीं गया है ना, तो उसको फैक्ट मेमोराइज करने में टाइम लगता है, तो वो अधिकतम रिवीजन में ही याद होता है। तो आगे देख लेते हैं। हमारे पास विज्ञान का 30 क्वेश्चन है, तो विज्ञान के 30 क्वेश्चन के लिए घटना चक्र तो पढ़ना ही है जो उसका आता है, और सेम फार्मूला लागू होगा रिवीजन करने के लिए। जो याद है उसको हटाना होगा। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही है, साथ में क्लास 9th का कम से कम 2-3 बार आपका बुक का जरूर, चूँकि स्तरीय विज्ञान स्तरीय क्वेश्चन 69 देखेंगे, 68 देखेंगे, काफ़ी स्तरीय क्वेश्चन आया है, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं भूगोल पर्यावरण के लिए घटना चक्र, दृष्टि का क्विक बुक और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। बस लास्ट में लूसेंट ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और घटना चक्र देख लेंगे, काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पॉलिटी के लिए घटना चक्र, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और दृष्टि का जो क्विक बुक है वही अध्ययन करेंगे। अभी अब लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है, और पहले जनरली हम लोग पॉलिटी में से क्वेश्चन भी आसान आता है, 7-8 तो हो ही जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप घटना चक्र का बुक पढ़ेंगे, दृष्टि का क्विक बुक पढ़ेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें 2-3 चीज़ करेंगे। एक तो करेंगे कि जो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसमें जीडीपी है, बजट है, ये सब हम देखते हैं, उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। सोशियो इकोनॉमिक, जैसे गरीबी, भुखमरी है, ये चैप्टर जो है, उस बेरोजगारी है, उसको बेहतर तरीके से कर लेंगे, हमारा तैयारी बेहतर हो जाएगा। साथ में जो बजट है, बिहार का बजट और भारत का बजट, आर्थिक सर्वे बिहार का और भारत का, ये दोनों तैयार होना चाहिए। बहुत डीप नहीं, यूपीएससी में थोड़ा डीप आता है, क्योंकि उसके लिए हम बृहद स्तर करते हैं। यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो फैक्चुअल याद होना चाहिए। फैक्चुअल याद हो तभी होता है जब हमें मेमोराइज
बार करते हैं। गणित अभियोग्यता के लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोला जाएगा। जिनको गणित आता है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी बेहतर है, वो 10 में 10 भी कर लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता है वो कम से कम 5-6 करने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो है, यह रणनीति पर था, रिवीजन पर था, और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग इस परीक्षा को जरूर पास करेंगे। और इसके लिए जी जान लगा के मेहनत करिए। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट, कठिन परिश्रम टैलेंट को पराजित कर देता है। इस बात को याद रखिए, और हम जीत सकते हैं किस चीज़ से? कठिन परिश्रम से। क्योंकि मैं और हम लोग नहीं जानते कि इस 10 लाख बच्चों में किसका टैलेंट कितना ज़्यादा है, किसका IQ लेवल कितना ज़्यादा है। हम सिर्फ कठिन परिश्रम ही कर सकते हैं, और अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलो दोस्तों, बाय, थैंक यू।